Hello and welcome back to Mechanical Wing. In this lecture, we are going to start with Entropy and Entropy Analysis. एंट्रोपी का फिजिकल मीनिंग समझने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एंट्रोपी आया कहाँ से। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। पॉइंट 1 से 2 पे जाने का एक पाथ है A और 2 से वापस 1 पे आने का दो पाथ है, पाथ B एंड पाथ C। पॉइंट 1 से 2 पे जाते हैं A होते हुए और 2 से 1 पे आते हैं B होते हुए, तो ये एक कंप्लीट साइकिल बना रहा है। ये साइकिल या तो रिवर्सिबल होगा या फिर इरिवर्सिबल होगा। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं साइकिल 1A 2B 1 इज अ रिवर्सिबल साइकिल, और पॉइंट 1 से 2 पे जाते हैं A होते हुए और 2 से वापस 1 पे आते हैं C होते हुए, तो ये भी एक कंप्लीट साइकिल बना रहा है। तो इस साइकिल को भी हमने मान लिया रिवर्सिबल साइकिल। मीन्स साइकिल 1A 2C 1 इज अ रिवर्सिबल साइकिल। तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट, रिवर्सिबल साइकिल। जब दोनों साइकिल रिवर्सिबल हो तो इस केस में एंट्रोपी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्लासियस इनइक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल साइकिल, और हम जानते हैं क्लासियस इनइक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dq डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 0। साइकिल 1A2 B1 में हम अप्लाई करेंगे क्लासियस इनइक्वालिटी, तो ये हो जाएगा dq डिवाइड बाई टी 1A2 प्लस dq डिवाइड बाई टी 2B1 इज इक्वल टू 0। अब अप्लाई करेंगे क्लासियस इनइक्वालिटी साइकिल 1A2 C1 में, तो ये हो जाएगा dq डिवाइड बाई टी 1A2 प्लस dq डिवाइड बाई टी 2C1 इज इक्वल टू 0। जब इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रेस्ट क्या बचेगा, dq डिवाइड बाई टी 2B1 माइनस dq डिवाइड बाई टी 2C1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा dq डिवाइड बाई टी 2B1 इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई टी 2C1। ये दोनों इक्वल है जब हमारा साइकिल रिवर्सिबल है। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, dq डिवाइड बाई टी रिवर्सिबल इज सेम फॉर पाथ B एंड C एंड इट इज डिपेंड्स ओनली ऑन इन पॉइंट 1 एंड 2। हमने यहाँ पे दो पाथ को फॉलो किया, 2B1 एंड 2C1, बट dq डिवाइड बाई टी का वैल्यू सेम आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉइंट फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और जो पॉइंट फंक्शन होता है वो प्रॉपर्टी होता है। देयरफॉर dq डिवाइड बाई टी रिवर्सिबल मस्ट बी अ प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंट्रोपी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dq डिवाइड बाई टी 2B1 is equal to dq divided by t 2C1 is equal to entropy and entropy is denoted by capital S। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dq divided by t 2B1 is equal to ds। 2B1 क्या है, तो ये एक रिवर्सिबल पाथ है। सो ds is equal to dq divided by t in the case of reversible cycle। तो यही हो गया फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी इन द केस ऑफ रिवर्सिबल साइकिल। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। यहाँ पे साइकिल 1A2 B1 रिवर्सिबल साइकिल है, बट साइकिल 1A2 C1 इरिवर्सिबल साइकिल है। यहाँ पे दो साइकिल है, एक रिवर्सिबल साइकिल है और दूसरा इरिवर्सिबल साइकिल है। अब यहाँ पे हम क्लासियस इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे फॉर रिवर्सिबल साइकिल, और हम जानते हैं रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्लासियस इनइक्वालिटी होता है इंटीग्रेशन ऑफ dq डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 0। अब हम साइकिल 1A2 B1 के लिए अप्लाई करेंगे क्लासियस इनइक्वालिटी, तो ये हो जाएगा dq डिवाइड बाई टी 1A2 प्लस dq डिवाइड बाई टी 2B1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से dq डिवाइड बाई टी 1A2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस dq डिवाइड बाई टी 2B1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्लासियस इनइक्वालिटी फॉर इरिवर्सिबल साइकिल, और हम जानते हैं क्लासियस इनइक्वालिटी का वैल्यू इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ dq डिवाइड बाई टी हमेशा 0 से छोटा होता है। अब हम साइकिल 1a2c1 में अप्लाई करेंगे क्लासियस इनइक्वालिटी, तो ये हो जाएगा dq डिवाइड बाई टी 1a2 प्लस dq डिवाइड बाई टी 2c1 इज ऑलवेज लेस देन 0, क्योंकि dq डिवाइड बाई टी का वैल्यू इरिवर्सिबल साइकिल के केस में होता है समेशन ऑफ dq डिवाइड बाई टी इज लेस देन 0, एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था dq डिवाइड बाई टी 1a2 का, अब वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस dq डिवाइड बाई टी 2b1 प्लस dq डिवाइड बाई टी 2c1 इज लेस देन 0, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हमने फाइंड किया था dq डिवाइड बाई टी 1a2 इज इक्वल टू माइनस dq डिवाइड बाई टी 2b1, सो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इस माइनस वाले टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा dq डिवाइड बाई टी 2c1 इज लेस देन dq डिवाइड बाई टी 2b1, और यहाँ पे 2c1 इरिवर्सिबल पाथ है और 2b1 रिवर्सिबल पाथ है, जो कि हम डायग्राम में देख चुके हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dq डिवाइड बाई टी इरिवर्सिबल इज ऑलवेज लेस देन dq डिवाइड बाई टी रिवर्सिबल, और केस फर्स्ट में हमने देखा था dq डिवाइड बाई टी रिवर्सिबल ds के बराबर होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन dq डिवाइड बाई टी इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। यदि हम केस फर्स्ट और केस सेकंड के रिजल्ट को कंबाइन करें तो वी कैन से दैट ds इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू dq डिवाइड बाई टी, वेयर ds इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई टी फॉर रिवर्सिबल साइकिल एंड ds इज ऑलवेज ग्रेटर देन dq डिवाइड बाई टी फॉर इरिवर्सिबल साइकिल। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल एंट्रोपी चेंज इन द केस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइकिल। Actually, entropy change remain constant for reversible and irreversible process. Actually, entropy change same होता है reversible and irreversible process के लिए, क्योंकि entropy point function है, ये सिर्फ और सिर्फ point पे डिपेंड करता है, ये path पे डिपेंड नहीं करता है। entropy change का वैल्यू सेम रहेगा चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल हो या फिर इरिवर्सिबल साइकिल हो। तो यहाँ पे चेंज क्या करेगा, तो यहाँ पे चेंज करेगा हीट। ds इज इक्वल टू होता है dq डिवाइड बाई टी, यहाँ पे q हीट है और हीट पाथ फंक्शन है, सो यहाँ पे q चेंज हो सकता है बट एंट्रोपी यहाँ पे सेम रहेगा फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइकिल। यदि यहाँ पे हम टोटल एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा s जनरेशन। यहाँ पे डेल्टा एस है एंट्रोपी जनरेशन, ये क्यों होता है, तो ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। ये फॉर्मूला ds इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा एस जनरेशन कहाँ से आया ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें पता है चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई टी इन द केस ऑफ रिवर्सिबल साइकिल, एंड केस सेकंड के अकॉर्डिंग हमें पता है चेंज इन एंट्रोपी ds इज ऑलवेज ग्रेटर देन dq डिवाइड बाई टी इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। आप यहाँ पे सपोज कीजिए कि ds का वैल्यू फाइंड आउट करना हो इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल, तो कैसे फाइंड करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। मान लीजिए कि ds इज इक्वल टू 15 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि dq डिवाइड बाई टी रिवर्सिबल इज इक्वल टू 15 है, क्योंकि हम जानते हैं ds इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई टी इन द केस ऑफ रिवर्सिबल साइकिल, और हमें यह भी पता है ds इज ऑलवेज ग्रेटर देन dq डिवाइड बाई टी इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। मतलब dq डिवाइड बाई टी हमेशा छोटा होता है ds से इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। तो हमने यहाँ पे मान लिया dq डिवाइड बाई टी इरिवर्सिबल का वैल्यू 10, क्योंकि dq डिवाइड बाई टी इरिवर्सिबल हमेशा ds से छोटा होता है, तो ds यहाँ पे 15 है, सो dq डिवाइड बाई टी इरिवर्सिबल हमने मान लिया 10।
अब यहाँ पे हम dq डिवाइड बाई टी इरिवर्सिबल को ds के बराबर करें तो यहाँ पे हम 5 ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने ds का वैल्यू पुट कर दिया है तो ds इज इक्वल टू 15 है तो ये हो गया 15। अब यहाँ से हम ग्रेटर देन साइन को रिमूव करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे इक्वल टू, और dq डिवाइड बाई टी इरिवर्सिबल का वैल्यू है 10 तो ये हो जाएगा 10। तो जब इसको हम इक्वल किए हैं तो यहाँ पे हमको 5 ऐड करना होगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा s जनरेशन। जब इरिवर्सिबल साइकिल के केस में एंट्रोपी चेंज का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो उस केस में एक टर्म को हम ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन। ये होता क्यों है? तो ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए, ये जो वैल्यू 5 है जिसका यूज हमने किया है इसको बैलेंस करने के लिए, यदि इसके बदले में हम यहाँ पे 0 यूज करेंगे तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। यदि हम निगेटिव यूज करेंगे फिर भी कभी भी ये इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट पता चलता है कि एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी 0 और निगेटिव नहीं हो सकता। यदि एंट्रोपी जनरेशन 0 हो गया तो फिर ये रिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एंट्रोपी एनालिसिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लैसियस। एंट्रोपी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एंट्रोपी है क्या? इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच मेजर रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ अ मेजर डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंट्रोपी बताता है अबाउट डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, कोई चौराहा है जहाँ पे 3 रास्ता क्लोज है, सिर्फ एक रास्ता ओपन है और सभी व्हीकल्स एक ऑर्डर में जा रहा है। यदि चारों रास्ता को ओपन कर दिया जाए तो सभी लोग रेंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कोई व्हीकल्स इधर से आएगा, कोई व्हीकल्स उधर से आएगा और वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, सभी लोग जाम में फंस जाएंगे। तो उस केस में एंट्रोपी बहुत ही ज़्यादा होगा बट इसका एफिशिएंसी बहुत ही कम होगा एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल S। ग्रेटर डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस जितना ज़्यादा होगा एंट्रोपी उतना ज़्यादा होगा और उसका एफिशिएंसी बहुत ही कम होगा। और हम लोग जानते हैं कि एंट्रोपी इज़ अ प्रॉपर्टी, एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है। डैट मीन्स एंट्रोपी इज़ अ पॉइंट फंक्शन। एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन, क्योंकि ds इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई टी होता है, जहाँ पे q होता है हीट और t होता है टेम्परेचर, और हीट का यूनिट होता है जूल और टेम्परेचर का होता है केल्विन। और एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होता है और स्पेसिफिक एंट्रोपी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होता है। और चेंज इन एंट्रोपी इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। चेंज इन एंट्रोपी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है बिकॉज इट इज़ अ पॉइंट फंक्शन। यदि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस का होगा, इससे कम होगा लिक्विड का और सबसे कम एंट्रोपी होगा सॉलिड का, क्योंकि गैस में डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा होता है, सो इसका एंट्रोपी भी बहुत ही ज़्यादा होगा। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैन चेंज इन 3 ways: हीट इंटरेक्शन, मास इंटरेक्शन एंड एंट्रोपी जनरेशन। हीट इंटरेक्शन एंड मास इंटरेक्शन ये होता है ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन, और एंट्रोपी जनरेशन होता है ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट एंट्रोपी जनरेशन। सम एंट्रोपी इज जनरेटेड एंड क्रिएटेड ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस जनरेशन इज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज, and this entropy generated during a process is called entropy generation and it is denoted by delta S generation. Entropy generation is not a property. Entropy generation property नहीं है, मतलब ये point function नहीं है, मतलब entropy generation is a path function. Entropy point function है but entropy generation path function है। okay? एंट्रोपी जनरेशन हमेशा 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। यदि रिवर्सिबल साइकिल है तो वहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन का वैल्यू 0 होगा,
क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल के केस में एंट्रोपी जनरेशन हमेशा जीरो होता है और एंट्रोपी जनरेशन का वैल्यू जीरो से बड़ा है, मतलब ये हो जाएगा इररिवर्सिबल साइकिल। और यदि एंट्रोपी जनरेशन जीरो से छोटा हो गया तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंट्रोपी जनरेशन का वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा होता है इन द केस ऑफ इररिवर्सिबल साइकिल, और रिवर्सिबल साइकिल के केस में एंट्रोपी जनरेशन हमेशा जीरो होता है और एंट्रोपी जनरेशन का वैल्यू जीरो से छोटा होगा, मतलब एंट्रोपी जनरेशन नेगेटिव होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच।